हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। तो इससे पहले हमने इस सीरीज के 17 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके सभी वीडियो को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आ जाइए, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए आप इस क्लास के अंत तक बने रहे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप सीख सके जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपका एलिगेशन टॉपिक से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। एक बेईमान दुकानदार है, वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है या वादा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं से तो वह लाभ कमाएगा, ठीक है। तो लाभ कमाता है 16.2/3% और इतना लाभ वह कमाता कैसे है? तो इस लाभ को कमाने के लिए वह दूध में पानी मिलाता है। अब आगे बोला है कि यदि वह 14 लीटर दूध या मिश्रण बेचता है, यानी अगर वह 14 लीटर मिश्रण बेच रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 लीटर क्या बेच रहा है? मिश्रण बेच रहा है। तो उसमें कितना पानी की मात्रा होगी, यानी कि 14 लीटर में कितना पानी उसे मिलाना पड़ेगा या कुल 14 लीटर में कितना पानी होगा, यह आपको बता देना है। गौर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। उसे 16.2/3% लाभ चाहिए। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप भिन्न के रूप में निकाल लीजिए। हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं 16.2/3% का। आराम से आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या है। 16.2/3% का मान निकालना है। तो पहले पूर्णांक तोड़िए, 16 × 48 2 50/3। यह बात तो आपको पता ही है, पूर्णांक तोड़े हैं केवल 50/3। अब अगर प्रतिशत हटा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 दूना 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 6, यानी 1/6 वैल्यू आ गया 16.2/3% का। इसको आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। 16.2/3% का मान 1/6 होता है। कॉमनली यह डाटा आपका यूज होता है। 33.1/3% का मान 1/3 होता है। 12.5% का मान 1/8 होता है। बाकी 20% तो आप निकाल भी लोगे। 20% का मान 1/5, 30% का मान 3/10 होगा, 40% का मान तो 40/100, यानी 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 होगा। तो उसी तरीके से इस वैल्यू को आप याद ही रखिए। 16.2/3% का मान कितना होगा? 1/6। 12.5% का मान क्या होगा? 1/8। याद रखने के लिए हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह डाटा बार बार आपके सामने आएगा ही। तो 16.2/3% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 1/6 लाभ होता है। तो 1/6 लाभ होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह 1 लीटर पानी मिलाता है 6 लीटर दूध में। यही मतलब हुआ, 1 लीटर पानी मिलाता है कितना में? 6 लीटर दूध में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो 6:1 हो जाएगा। पानी और दूध का अनुपात बताइए तो 1:6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि अगर 14 लीटर का मिश्रण बेचे तो उसमें कितना पानी मिलाएगा। तो एक छोटे से राशि में वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि अगर मिश्रण 7 लीटर का होगा तो उसमें वह 1 लीटर पानी रखेगा और 6 लीटर दूध रखेगा। अब अगर मिश्रण 14 लीटर का, तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 14 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण के मात्रा को 14 करिए आप। अभी कितना है? 7। इसको 14 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। और रेशियो का एक नियम कहता है कि रेशियो के दोनों पदों में या प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। चूंकि देखिए 1:6 का मतलब क्या हुआ? 1/6 हुआ। तो आप ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो क्या इससे मान में कोई अंतर आएगा? नहीं सर, इससे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, चूंकि इस 2 से तो यह 2 कट जाएगा। अगर आप इसको गुना भी कर लेते, 1 × 2 2, 6 दूना 12, फिर से यह कट के कितना हो जाएगा? 1:6 ही हो जाएगा। तो रेशियो के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अनुपात हमेशा आपको एक आज़ादी देता है कि प्रत्येक पद में, एक में नहीं, प्रत्येक पद में आप किसी भी अंक से गुना अपने जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो हमें मिश्रण का मात्रा 14 लीटर करना है। तो 6 और 1 7 है, 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना। तो जब आप 2 से गुना करिएगा तो 1 × 2 कितना होगा? 2, और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिश्रण 12 और 2 14 लीटर का है, दूध पानी मिलाएंगे तभी तो मिश्रण होगा। तो अगर मिश्रण 14 लीटर का है तो उसमें 2 लीटर पानी होगा और 12 लीटर दूध होगा।
अब क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है, बोला उसमें कितना पानी होगा, कितना पानी होगा 14 लीटर के मिश्रण में। तो अगर मिश्रण 14 लीटर का है तो उसमें पानी कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। 16 पूर्णांक, देखो इस क्वेश्चन को जब हमें बनाना होता है ना तो हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। 16 पूर्णांक 2/3 यानी 1/6। अब इस 7 को 14 1/6 यानी 1:6, तो इसको 14 बना देना है, 2 से गुना करेंगे, पानी का मात्रा आपका 2 लीटर हो जाएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको समझने को मिलेगा। बोला है एक ऑडिटोरियम की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक ऑडिटोरियम के लंबाई और चौड़ाई में अनुपात देख लीजिए कितना का दे रखा है, 3:2 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं, दोनों में x लगा लेते हैं। ऐसा करने से इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, और अनुपात है यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो कटने के बाद वैल्यू इतना आ गया होगा। जैसे l/b के बाद वैल्यू 3/2 आया है, तो पहले कितना गुना था नहीं मालूम, तो दोनों में x लगा दिए, और वैसे भी दोनों में x लगाने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो लंबाई हमारा 3x हो गया, चौड़ाई हो गया 2x। अब आगे देखिए क्या है, यदि छत का क्षेत्रफल, अब लंबाई चौड़ाई मालूम है तो क्या इससे छत का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? हाँ सर, क्षेत्रफल तो छत का निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो 3 दूना 6 x गुने x यानी कि 6x², यही आपका छत का क्षेत्रफल होगा। छत का क्षेत्रफल कैसे निकाले? तो लंबाई और चौड़ाई पता है, तो जो क्षेत्रफल फर्श का होता है वही छत का होता है। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, छत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो 6x² यह क्षेत्रफल होगा, जबकि छत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 600 वर्ग मीटर दे रखा है। ये दे रखा है ना छत का क्षेत्रफल, जबकि होगा कितना? 6x²। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 6 से अगर हम इसको काटे, चूंकि 6 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 6 कम 6 बाकी 00 है तो 00। अब x² का वैल्यू 100 है, तो x का मान क्या होगा? बाईं ओर स्क्वायर, दाईं ओर रूट करेंगे, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10। तो x का वैल्यू आपका आ गया 10। अब x का वैल्यू 10 आ गया, तो इससे आपका लंबाई भी निकल जाएगा 10 तिया 30, चूंकि x का वैल्यू 10 है तो 10 तिया 30 और 10 दूना 20, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपका निकल गया। इतना से आपका क्या निकल चुका है अब तक में? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के अनुपात और छत के क्षेत्रफल से हम लोग लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकाल लिए। अब आगे देखिए क्या बोला है, तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर। अब चारों दीवारों का यहाँ देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। यह क्षेत्रफल किसका है? उस ऑडिटोरियम के, उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। यह क्या होता है? किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी कमरे का, किसी भी ऑडिटोरियम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 1500, तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकलेगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 30 चौड़ाई 20, तो 30 और 20 कितना? 50 होगा। अरे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह L के जगह 30 और B के जगह 20, तो 30 और 20 कितना? 50 इंटू ऊंचाई। यही तो होता है ना कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जबकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 दे रखा है। जबकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1500। यह भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यह भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसलिए दोनों आपस में बराबर। अब आप सोल्व कर लीजिए। 50 × 2 100, 100 से काटेंगे तो 00 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा है? h, और इधर क्या बचा है? 15। h यानी कि ऊंचाई, उस ऑडिटोरियम की ऊंचाई, उस कमरे की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका? 15 मीटर। जिस फॉर्म में दिया है, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उस कमरे का ऊंचाई जो होगा वह आपका 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस का इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में जब सीधे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन तरीके के क्वेश्चंस का। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग। क्षेत्र कहने का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, और वैसे भी वर्ग मीटर है मतलब कि क्षेत्रफल होगा। तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग है। तो आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का भुजा कितना होगा?
10 ही तो होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा देता तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसका स्क्वायर करते, तो अगर क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल का हम वर्गमूल करेंगे, भुजा निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल 100 है, इसका वर्गमूल करिए, भुजा निकल गया 10। अब क्या बोला है, एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए। जैसे कोई भी वर्गाकार क्षेत्र है इस तरीके से है, तो सबसे बड़े बांस आप कैसे रख सकते हैं, तो किसी भी आकृति में सबसे बड़े बांस आप विकर्णबद्ध रख सकते हैं। बाकी ऐसे में या इस तरह से रखिएगा तो उस बांस का लंबाई जो होगा वह कम होगा, किसके तुलना में, विकर्ण के तुलना में। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी आयताकार क्षेत्र में या फिर वर्गाकार क्षेत्र में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई, मतलब हमसे उसका विकर्ण पूछा है। तो हमसे इसका विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, विकर्ण होता है √2 × a, यही तो होता है ना, √2 × a। तो √2 × a के जगह कितना डालेंगे हम, 10 डालेंगे। तो √2 का मान होता है 1.414, यही तो होता है ना, इंटू 10 है तो 10, जब 10 से गुना करिएगा तो 0.1 स्थान पीछे आएगा, यहाँ पे है इसके जगह यहाँ पे आ जाएगा, यानी 14.14, यही आपका क्या हो जाएगा, 14.14 हो जाएगा उस बांस की लंबाई। पुनः समझिए क्या है, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो भुजा कितना हो जाएगा, 10 ही तो होगा ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो भुजा 10। अब बोला है कि एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़े बांस की लंबाई, तो वर्ग में सबसे बड़ा बांस यानी कि उसका विकर्ण पूछा गया है, तो इसका भुजा 10 है तो विकर्ण √2 × भुजा, यही तो होता है ना वर्ग का विकर्ण, √2 × भुजा। तो √2 × भुजा किए, हमारा आंसर 1.4 यानी 14.14 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, बोला है यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि, अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान से देखिए, 100%, इसी को हम लोग बोलते हैं दोगुना, ठीक है। 100% का मतलब क्या होता है, दोगुना। किसी भी व्यक्ति के वजन में 100% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब उस व्यक्ति का वजन क्या हो गया, दोगुना। किसी भी व्यक्ति का वजन जो है उसमें 200% की वृद्धि हो गई ना, 200% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का वजन कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, दोगुना का मतलब होता है 100% की वृद्धि, ठीक है। दोगुना का मतलब क्या होता है, 100% की वृद्धि, यानी जितना गुना बोला जाता है ना उसमें 1 घटा के 100 लिखते हैं। अगर तिगुना बोला जाए इसका मतलब होता है 200% की वृद्धि। क्लियर हो पा रहा होगा सब चीज। अगर 4 गुना बोला जाए इसका मतलब क्या होगा, 4 में से 1 माइनस करिए, 300% की वृद्धि। अगर आपको 2.5 गुना बोला जाए इसका मतलब क्या होगा, 2.5 में से 1 माइनस करिए, 150% की वृद्धि। यह चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ बोला गया है कि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि हुआ है, इसका मतलब गोले का त्रिज्या क्या किया गया है, दोगुना किया गया है। गोले की त्रिज्या दोगुना किया गया है, तो उसके आयतन में कितना का वृद्धि होगा। अब क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आयतन में वृद्धि पूछा है ना, तो इसका कर लीजिए आप क्यूब। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता तो इसका हम क्या कर लेते, स्क्वायर। तो आयतन में वृद्धि पूछा है तो इसका कर लीजिए क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 गुना, यानी कि इसका आयतन हो जाएगा 8 गुना, और 8 गुना को फिर से परसेंटेज में बदल लीजिए, यानी कि 700% की वृद्धि हो जाएगी आयतन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सी हो जाएगा। आयतन में 700% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा। किसी गोले की त्रिज्या को अगर 100% बढ़ाया जाए, 100% बढ़ाने का मतलब है कि दोगुना किया गया, तो आयतन में वृद्धि पूछेगा तो हम क्यूब करेंगे, और क्षेत्रफल में तो स्क्वायर करेंगे। तो 2 का क्यूब यानी कि आयतन 8 गुना हो जाएगा, और 8 गुना का मतलब 700%। क्लियर। तो 700% की वृद्धि हो जाएगी। जितना गुना बोला जाता है उससे 1 घटा के हम लोग लिखते हैं 100। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, और हमें बताना है इस व्यंजक का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें सभी प्रकार के व्यंजक का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट लागू होता है, गौर से देखिए, जब भी ऐसा वेरिएबल दिया जाए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया जाए जिन दोनों का गुणनफल 1, अब किसका किसका गुणनफल 1 होता है, तो साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 होता है, टैन और कॉट का गुणनफल 1 होता है, और उसी तरह से कॉस
उसी तरह से आपका कॉस और सेक का गुणनफल एक होता है, यह बात मालूम है। जो दो एक दूसरे के रिवर्स में होता है उसका गुणनफल एक होता है। तो साइन और कॉसेक, कॉस और सेक और टैन और कॉट। तो अगर व्यंजक कभी इस फॉर्म में दे, यानी साइन के साथ कॉसेक रहे, टैन के साथ कॉट रहे या कॉस के साथ सेक रहे, इस फॉर्म में रहे, ठीक है, बीच में प्लस रहे माइनस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका ऐसे व्यंजक का अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ऐसे व्यंजक का? अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड होगा कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे कि a का मान जो है वो आपका बड़ा है 1 से, तो a का मान 1 से बड़ा लेना है, इसका मतलब है कि 1 का मान कम से कम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। तो a का न्यूनतम वैल्यू तो पता चल गया। अगर हम आपसे केवल यह कहे कि a का वैल्यू बड़ा है 1 से, तो a का वैल्यू कम से कम क्या ले सकते हैं? न्यूनतम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो आपसे कहा है कि 1 से बड़ा लेना है। लेकिन अब अधिकतम क्या लीजिएगा? तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम वैल्यू तो आपका डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? अनडिफाइन है। तो उसी तरीके से जब भी ऐसा व्यंजक आपको मिलेगा ना, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा अनडिफाइन होगा। इसका क्या निकलेगा? इसका मिनिमम वैल्यू ही निकलेगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने का इसका देख लीजिए क्या तरीका होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2√AB, 2 इंटू रूट अंडर AB, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ऐसे व्यंजक का मिनिमम वैल्यू निकालने का। मैक्सिमम अनडिफाइंड, मिनिमम इस फॉर्मूला से। अब निकालिए 2 इंटू रूट अंडर A, तो A के जगह जो पहला व्यंजक के गुना में है तो 4, और B के जगह जो दूसरा व्यंजक के गुना में है 9। अब इसका वर्गमूल निकालिए, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा? इस पूरे का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा ना, और 6 दूना 12, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 12। इस व्यंजक का आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 12 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे देता a sin थीटा, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, प्लस माइनस यानी कुछ भी रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, b cos थीटा, ऐसे फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे, अब इसका अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हम लोग निकालते हैं इसके लिए रूट अंडर m² प्लस, है ना, यहाँ पे a दे दिया है ना, तो रूट अंडर a² प्लस b², इससे क्या निकल जाता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है। और मिनिमम पूछता तो इसी में हम क्या निकालते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो इसका यह भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो अगर क्वेश्चन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में रहता, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो रूट अंडर a² प्लस b² करते, a यानी पहले व्यंजक के जो गुना में होगा, b यानी दूसरे व्यंजक के जो गुना में होगा। इसी में अगर इस तरह से रहता कि 8 sin² थीटा और इसके साथ कॉसेक न दे करके 9 cos² थीटा ऐसे दे देता, अब इसका मैक्सिमम पूछता, तो अगर स्क्वायर के रूप में साइन और कॉस रहे तो जो बड़का वेरिएबल होता है वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो छोटका वेरिएबल होता है वो क्या होता है? मिनिमम वैल्यू होता है। तो मात्र 3-4 तरीके का क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा से पूछा जाता है, जिसमें से 3 तो हम आपको यहीं पे बता दिए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा में आपका यही 3-4 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a² प्लस b², मिनिमम इसी में माइनस लगा के। इसके अलावा अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा के फॉर्म में रहा, तो जो दोनों में से बड़का कोफिशिएंट होगा वह मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटका होगा वह आपका मिनिमम वैल्यू। और अगर तीसरा इस फॉर्म में रहा तो मिनिमम मैक्सिमम तो अनडिफाइंड होगा, मिनिमम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है आपका वह है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो ध्यान से इसको भी आप समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट आपको हम बता दें कि होता क्या है आपका त्रिभुज में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब जब भी हम लोग बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं के संबंध के विषय में पढ़ते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो एक कोण फिक्स है 90। अब बाकी का जो यह दोनों कोण होता है ना, वह आपका इसमें से कोई एक कोण का माप देता है। तो मान लीजिए इस वाले कोण का माप 30 दे दिया, तो अब यह कितना होगा? तो एक 90 है, अब बाकी का दोनों मिला के, तभी तो तीनों मिला के 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यह अगर 30 है तो यहाँ पक्का क्या होगा? 60। यहाँ पे अगर 60 दिया है तो यह क्या होगा? 30। और अगर यहाँ 45 दिया है तो यहाँ भी क्या होगा? 45। यही तीनों एंगल मिलता है। यह 30 तो हम समझ जाएंगे यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 दिया तो हम समझ जाएंगे यहाँ 30 होगा, और अगर 45 दिया तो हम समझ जाएंगे क्या होगा? 45। दूसरी चीज कि त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर। तो मान लीजिए यह दोनों कोण बराबर, मान लीजिए कि अगर आपका यह दोनों कोण जो है ना, यह कोण
दोनों कोण अगर बराबर हो जाए, ठीक है, इस कोण का माप और इस कोण का माप बराबर हो जाए तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर कब होगा, जब यहाँ 45 तो यह भी 45, तो 45 के केस में लंब और आधार क्या हो जाता है, बराबर। दूसरा चीज, अगर 45 के अलावा दूसरा कोई मामला रहे तो इस व्यंजक को आप याद रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा ना, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा हो जाता है। इसको बस आपको याद रखना है, ठीक है। यही मेथड हम लोग यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना होगा 60 डिग्री के सामने की भुजा। तो हमें tan cot लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 30 डिग्री के सामने का भुजा दिया है, केवल उसमें √3 से भाग करेंगे तो 60 के सामने का भुजा निकल जाएगा। और मान लीजिए कि 60 के सामने का भुजा दे दिया और 30 के सामने वाला पूछ दिया तो हम √3 से भाग कर देंगे। बस यह दो बात आप याद रखिएगा, 30 के सामने वाला भुजा दे के 60 वाला पूछेगा तो 60 ज्यादा होता है ना, ज्यादा वाला पूछेगा तो √3 से गुना और कम वाला पूछेगा तो √3 से भाग कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या है, बोला है समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों तरफ है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया समुद्र तल, यह समुद्र तल हो गया। अब इसमें 2 जहाज है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, लाइट हाउस बना दिए। लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ, समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ होता है इस तरीके से, जिसके ऊपर लाइट लगा होता है, जिससे समुद्र में नजर रखा जाता है उसके गतिविधियों पर, ठीक है। अब यह लाइट हाउस है, समुद्र में एक लाइट हाउस है। अब बोला है एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहा है, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहा है, मतलब एक लाइट हाउस के बाएं में और एक लाइट हाउस के दाएं में। यह लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस के किस तरफ, बाएं में और एक दाएं में। अब बोला है दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे देख लीजिए एक जहाज यहाँ है तो यहाँ से जब इसके शिखर को देखा गया तो यहाँ पे उन्नयन कोण देख लीजिए क्रमशः कितना बना है, 30 डिग्री। और जब इस पॉइंट से लाइट हाउस के शिखर को देखा गया तो यहाँ पे एंगल कितना बना, यहाँ पे एंगल बना है 45 डिग्री। यही तो दे रखा है ना, देख लीजिए। बोला है दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर, यानी इस जहाज से लाइट हाउस के शिखर को देखा और इस जहाज से लाइट हाउस के शिखर को देखा तो क्रमशः 30 और 45, यहाँ कितना 30, यहाँ कितना 45 डिग्री। क्लियर। चलिए, यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस का ऊंचाई कितना मीटर दे दिया, 100 मीटर दे दिया। लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। अब गौर से इसको समझिएगा, देख लीजिए ए और बी, ए और बी क्या हो गया, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर, 100 मीटर। अब एक ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल क्या होगा हमारा ए बी डी। अगर हम नाम दे दें तो एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी डी और एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें बताना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमें बताना है। अब गौर से समझिएगा, केवल इस पार्ट के ट्रायंगल को देखिए, यह आपका फिक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यहीं पे होगा ना जहाँ पे लंबवत होता है 90 डिग्री, तो यह आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। अब यह 45 है तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 45। ध्यान रखिएगा, एक 45 तो यह भी 45, चूंकि 90 है तो बाकी का दोनों मिला के 90 होगा, तो यह 45 है तो यह 45 ही होगा। तो इस त्रिभुज में क्या हुआ, त्रिभुज ABD में कि दो कोण बराबर 45 45, तो इस कोण के सामने की भुजा यानी कि यह वाला BD और इस कोण के सामने की भुजा यानी AB दोनों बराबर होगा। तो इसका देखिए, इस 45 के सामने की भुजा 100 मीटर है तो इस 45 के सामने की भुजा भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। वैसे भी 45 डिग्री का कोण बने तो लंब आधार बराबर, तो लंब 100 मीटर, ठीक है, लंब कितना मीटर, 100 मीटर, तो आधार भी कितना, 100 मीटर। तो BD का माप आपका आ गया 100 मीटर। अब चलते हैं हम लोग इसमें त्रिभुज, अब हम लोग चलेंगे किसमें, त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ 30 है तो यहाँ पक्का कितना डिग्री होगा, यहाँ पक्का आपका 60 डिग्री होगा। अब केवल इस पार्ट में चलिए, उधर वाले पार्ट को मत देखिए आप। देखिए इसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा दे रखा है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा कौन सा होगा, इस कोण के सामने की भुजा यही होगा ना। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 100√3, 30 के सामने वाली भुजा का √3 गुना, यही चीज़ तो हमने आपको बताया है ना। 30 डिग्री के सामने के भुजा का √3 गुना, तो 30 के सामने की भुजा 100 मीटर, तो 60 के सामने की भुजा 100√3। तो यहाँ से यहाँ तक का माप 100√3, यहाँ से यहाँ तक का माप 100। हमें बताना है दोनों जहाज के बीच की दूरी, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 100√3 प्लस कितना, प्लस 100। यही दोनों जहाज के बीच की दूरी हो जाएगा, 100√3 प्लस 100। अब √3 का मान 1.73 लेना है, तो 100 गुने √3 के जगह 1.73 और प्लस कितना 100।
तो जब हम 100 से गुना करेंगे 1.73 में तो ये 173 हो जाएगा। या तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 173, या पॉइंट हटाइए बट्टा में कितना 100, 2 अंक के बाद है, 100 से 100 कैंसिल, 173 प्लस 100 यानी 273। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोगों से पूछा गया था, आंसर क्या हमारा हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपका हो जाएगा 273। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था आपका यही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यही मेथड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है और यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए PQ, QR और RP का मान 0 दिया है, तो इस व्यंजक का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि P, Q और R इस तीनों का वैल्यू जो है वह खुद से सेट कर लेते हैं। अब क्या वैल्यू रखे कि इसका गुणनफल 0 हो जाए, तो P का मान 2, Q का मान 2 और R का मान -1 रख के देखिए वैल्यू 0 हो जाएगा। और अब इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे देता ना कि P प्लस Q प्लस R बराबर 0, तो हम क्या करते कि P का मान खुद से ले लेते 1, Q का मान भी क्या लेते 1, तो 1 और 1 2, तो R का मान क्या लेना पड़ेगा -2, तभी तो 0 होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कब जब P प्लस Q प्लस R का मान 0 होगा तो P का मान 1, Q का मान 1, R का मान -2 लेंगे, करके देखिए 0 आ जाएगा। A प्लस B प्लस C बराबर 0 दिया जाए तो A का मान 1, B का मान 1, C का मान -2 लेंगे, 0 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार क्या है P नहीं है, PQ है। तो आप अब सोचिए कि इस वैल्यू को जो हमने रखा है उसके हिसाब से मान रख के देखिए, तो PQ का मान क्या होगा 2 गुना 2 यानी कि 4। अब आगे QR 2 में -1 से गुना करिए -2, RP R में P से गुना करिए 2 में -1 से -2, 4 -2 2 2 -2 0 आ जाएगा ना, हाँ सर 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन में ना PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 दिया जाए तो P का मान आपको क्या लेना है, P का मान लेना है 2, Q का मान 2, R का मान -1। मान लीजिए क्वेश्चन में दे A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो हम A का मान 1 लेंगे, B का मान 1, C का मान -2। लेकिन अगर AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 दिया जाए तो हम क्या करेंगे, A का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, B का मान भी 2 और C का मान क्या लेंगे -1 लेंगे। बस इस वैल्यू को आपको एक बार ध्यान में रख लेना है, आगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मान जो भी आया उसको इसमें पुट करिए। सबसे पहले देखिए ऊपर में क्या है P², तो P का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाते हैं P² तो 2 का स्क्वायर 4 बट्टा आगे चलिए P² तो P के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब यहाँ पे माइनस है, QR का मान निकालिए, QR तो 2 गुने -1 -2, तो -2 +2 हो जाएगा। देखो जरा आप इसको, यहाँ माइनस और QR का मान क्या होगा 2 गुने -1 यानी -2, तो QR का मान -2 तो -2 यानी +2 हो जाएगा। उसी तरीके से बीच में प्लस है तो प्लस Q² तो Q का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बट्टा Q² यानी कि 4 माइनस RP तो R गुना P करिए, 2 गुना -1 -2 तो -2 यानी +2 हो जाएगा। आगे R² है तो R के जगह तो -1 तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, R के जगह -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 होगा। फिर R² यानी कि 1, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, -PQ तो PQ का मान देखिए कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। चलिए तो PQ का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो PQ का मान 2 गुने 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो R² का मान 1 माइनस है तो माइनस, PQ का मान कितना आया आपका 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया, प्लस में आया है तो R² माइनस +4, यहाँ पे +4 है तो यह माइनस का चिन्ह रह गया। अगर PQ का मान माइनस में होता तभी तो यह प्लस होता ना। अब सावधानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए तो यह कितना है यहाँ पे, यह आपका नीचे में 6 है ना, नीचे में कितना है 6 है, तो काटिए 2 दूना 4 2 तिया 6, यही तो होगा ना। इस पूरे को 6 माने हैं, पूरे 4 2 6, तो 2 दूना 4 2 तिया 6, तो यहाँ पे आपका 2/3 हो गया। सेम केस यहाँ भी है तो यह भी तो 2/3 हो जाएगा। अब आगे देखिए 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, तो माइनस यहाँ आ जाता है तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब सबके बट्टा में 3 है तो नीचे में तो एलसीएम 3 ही हो जाएगा चूंकि सबके बट्टा में 3 है। अब ऊपर वाला का कैलकुलेशन तो 2 2 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 में 3 से भाग करेंगे कट जाएगा कितना टाइम्स, एक बार में। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 1, यानी कि विकल्प बी जो है ना वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप टॉपिक से है। बोला है किसी पूंजी के साथ ABC एक साझेदार बनाई। ABC मिलकर कोई व्यापार शुरू किया है जिसमें A का अंशदान 10,000 रुपये, यानी A जो है ना वह 10,000 रुपये पूंजी लगाया। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में, देखो 1,000 रुपये कुल लाभ हुआ, इसमें A को 500 रुपये, देखो A को लाभ कितना मिल गया आपका 500 रुपया लाभ मिल गया। B को 300 रुपया लाभ मिला, B का लाभ पता है 300 रुपया। तो बोला है C की पूंजी ज्ञात करें, मतलब C कितना पूंजी लगाया है यह बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए समय नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपका समय नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। समय नहीं दे रखा है, हम एक चीज देखेंगे कि हमें C की पूंजी बताना है। तो A का पूंजी तो पता है, A कितना पूंजी लगाया था 10,000, तो A पूंजी लगाया था 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि A पूंजी 10,000 रुपये लगाया तो A को लाभ कितना मिला। देखो A को ना 500 रुपया लाभ मिला है, तो 500 रुपया लाभ मिला। A पूंजी 10,000 लगाया है तो इसको कितना लाभ मिला 500, यानी 10,000 रुपया लगाने वाले को 500 रुपया का लाभ मिलता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है, नहीं तो पूंजी गुने समय करके समय लाभ निकालते हैं। यहाँ तो सीधे लाभ है कि A कितना पूंजी लगाया 10,000, तो 10,000 रुपया पूंजी लगाने वाले को 500 रुपया का लाभ, ठीक है। टाइम देता तो टाइम को यूज करते, टाइम नहीं है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ होगा। तो यानी एक एक नियम लगा दिए तो बराबर कर दिए। तो कितना पूंजी लगाया होगा C का पूंजी नहीं मालूम है, कितना पूंजी लगाया होगा C, किसी को लाभ कितना, तो देखिए कुल लाभ 1,000, इसमें से 500 A को, 300 B को, 800 रुपया A और B को, यानी C का लाभ यहाँ से तो क्लियर हो रहा है ना कि C को 200 रुपया लाभ मिला। 1,000 में से 500 A को और 300 B को, तो 5 और 3 800 रुपये A और B को, तो 1,000 में से 800 A और B को, तो C को कितना 200 रुपया। तो C पूंजी कितना लगाया होगा कि इसको 200 रुपया लाभ। A और B में से किसी से भी तुलना कर सकते हैं जिसका पूंजी और लाभ दोनों दिया जाए। तो A का पूंजी और लाभ दोनों दिया गया है तो इससे तुलना कर लिए कि 10,000 रुपया लगाने वाले को 500 रुपया का लाभ, तो कितना पूंजी C लगाए कि इसको 200 रुपया लाभ। देखिए पूंजी लाभ हमेशा इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अगर लाभ ऊपर में लिखते तो लाभ पूंजी, इधर भी लाभ पूंजी। अब सोल्व करिए, बहुत ही आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। 500 से काटिएगा, 500 दूना 1,000 हो जाएगा, यानी यहाँ 20 बचेगा। 200 गुने 20 यानी कि 4,000 रुपये। 4,000 रुपये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया, यानी कि C का जो पूंजी था उसी को हम x माने। तो C इस व्यापार में कितना पूंजी लगाया था, C इस व्यापार में आपका 4,000 रुपये पूंजी लगाया था। यहाँ पे हम लोग एक ही के नियम का उपयोग किए हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए क्या है। बोला है किसी कार्य को करने के लिए A और B के द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। A और B के द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात क्या है 3:5, यानी A और B जो है ना वह 3:5 के अनुपात में समय लगाता है। किसी कार्य को करने के लिए A और B द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात, यह दिन का अनुपात है, ध्यान रखिए। अब एक चीज यहाँ से आप समझिएगा कि डे का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, यानी क्षमता का। तो क्षमता का अनुपात निकालिए, क्या हो जाएगा 3:5 है, उल्टा कर दीजिए 5:3, यानी A और B के क्षमताओं में 5:3 का अनुपात। दिया क्या था, दिया था इफिशियंसी का अनुपात, दिया था समय का अनुपात। हम समय को उल्टा कर दिए, इफिशियंसी आ गया, समय का उल्टा इफिशियंसी होता है। देख लीजिए A को समय कम B से तुलना करें तो A को समय कम लग रहा है तो A का क्षमता ज़्यादा है, B को समय ज़्यादा लग रहा है A से तो B का क्षमता कम है A से, ठीक है। तो डे का उल्टा करेंगे, क्या निकलेगा इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। तो A एक दिन में 5, B एक दिन में कितना 3। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में, यदि वे कहने का मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को 5.5/8 दिन में करता है, तो आप बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, और तब इसको समय कितना लगा है 8 पंचे 40, 5 45/8 दिन, तो 45/8 दिन समय लगा है। इसका मतलब काम का मात्रा 8 गुने 45/8 होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 8, देखो ना यहाँ से 5 और 3 8, इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करता है, जबकि समय इतना दिन लगता है, तो 8 गुने इतना काम का मात्रा हो जाएगा। तो काम का कुल मात्रा कितना निकल गया आपका 45 निकल गया, ठीक है। काम का कुल मात्रा आपका कितना निकल चुका है यहाँ से 45। अब आगे देखिए
बोला है तो कितने दिनों में ए अकेले 2 गुना काम पूरा करेगा, तो 45 टोटल काम हो गया। अब बोला कि कितने दिनों में 2 गुना काम करेगा, मतलब कि 90 यूनिट काम का मात्रा तो 45 है, इतना काम नहीं, 2 गुना यानी 90 यूनिट काम ए अकेले कितना दिन में, तो ए का इफिशियंसी देखो, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 90 यूनिट काम में 90/5 दिन का समय लगेगा, यानी इसे कितना दिन का समय लग जाएगा, कुल 18 दिनों का आपको समय लग जाएगा। किसको, ए को इस काम को समाप्त करने में। जिससे भी काम लेना होगा उसकी एफिशिएंसी से भाग, ए से तो ए के, बी से तो बी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से ही है। बोला है यदि 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 96 दिन में करता है, 6 आदमी यानी कि 6 मैन जो है वह 9 महिलाओं के काम को करता है 96 दिन में, ठीक है। समय क्या लेता है, 96 दिन। अब समय कितना लेता है उससे मतलब नहीं है, 6 आदमी 9 महिला का काम करता है, इसका मतलब 6 आदमी का क्षमता 9 महिला के बराबर। अब इसको काटो, अगर कटने वाला है तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब इसको रेशियो में आप कन्वर्ट करिए, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझिए। अगर इस तरीके से वैल्यू दे तो रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जो m के सामने होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ से यह कटेगा आपका 3 दूना 6 और 3 तिया 9, डब्लू नहीं कटेगा। अब यहाँ से मैन और वोमेन का रेशियो निकालिए, तो m का वैल्यू कौन होगा, जो m के सामने होगा यानी कि 3, और w का वैल्यू कौन होगा, जो w के सामने होगा यानी कि 2। ध्यान रखिएगा जब रेशियो में आप कन्वर्ट करिएगा तो जो m के बराबर में होगा वह m का मान, जो w के बराबर में होगा वह w का मान, जो गुना में होता है वह नहीं। जैसे 2a बराबर 3 भी दिया हुआ है, तो अगर इसको अनुपात में कन्वर्ट करें तो a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं अनुपात में, मतलब एक आदमी का क्षमता 3 काम करने का तो एक औरत का क्षमता 2 काम करने का। और जब भी वर्कर एक से अधिक फॉर्म में रहे, यानी मैन वोमेन के फॉर्म में, मैन वोमेन बोआ के फॉर्म में, मैन बोआ के फॉर्म में, मतलब 2 अलग अलग फॉर्म में रहे, तो दोनों के इफिशियंसी का रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि मैन और वोमेन में रिलेशन क्या है। अब आगे देखिए, बोला है तो उसी काम को 12 आदमी और 6 औरत कितना दिन में, उसी काम को, तो काम क्या था, तो काम का मात्रा होता है वर्कर्स गुने डे। तो देखिए वर्कर क्या है, 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को 6 दिन में, तो 6 आदमी के लिए काम कितने दिन का था, 6 आदमी के लिए काम था 96 दिन का। आप बोलोगे कि सर क्या काम हम महिला के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। 9 महिलाओं के लिए काम 96 दिन का, तो 9 महिला गुने 96 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 6 आदमी के लिए भी काम 96 दिन का, तो वर्कर्स गुने डे टोटल वर्क हो गया, या 9 वोमेन गुने 96 यह भी टोटल वर्क हो गया। दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। काम का मात्रा होता है वर्कर्स गुने डे। अब इस काम को किससे लेना है, 12 आदमी, यानी यह काम लेना है हमें 12 आदमी से, और का मतलब प्लस इसके साथ मिलकर 6 औरत से। तो इस काम को 12 आदमी और 6 औरत कितना दिन में, तो बट्टा में 12 मैन प्लस 6 वोमेन। अब सोल्व करो आप इस क्वेश्चन को। अब क्या करना है, मैन के जगह मैन का इफिशियंसी 3 रखना है, तो 6 मैन का इफिशियंसी, 1 मैन का 3, तो 6 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा, ऊपर में 18 गुना 96 है, तो 96 तो रहेगा वैसे ही, बट्टा 1 मैन का इफिशियंसी कितना है 3, तो 12 तिया यहाँ पे 36 हो जाएगा। अरे 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 12 मैन का 12 तिया 36। 1 वोमेन का इफिशियंसी 2, तो 6 वोमेन का 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 36 और 12 कितना 48, तो बट्टा में 48 हो जाएगा। 12 मैन का 12 तिया 36, 6 वोमेन का 6 दूना 12, 48 दूना 96, 18 दूना 36, यानी काम जो है ना वो आपका कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 36 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यानी 12 आदमी और 6 औरत मिलकर इस काम को पूरा करेगा कुल मिला के 36 दिनों में। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका विकल्प डी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नलोटंकी से है और सबसे ज़्यादा नलोटंकी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बोला है एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, ठीक है, 8 घंटे में भर जाता है। आगे देखिए, लेकिन तल में रिसाव होने के कारण 2 घंटा और लगते हैं, मतलब कितना घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। तो बोला है कि यदि टैंक भरा हुआ हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर देगा। गौर से समझिएगा, एक टैंक भर जाता है 8 घंटे में, लेकिन टंकी के पेंदे में छिद्र हो जाता है, तल में रिसाव हो जाता है, मतलब पानी बाहर निकलता है, जिसके वजह से 2 घंटा ज़्यादा यानी 10 घंटा समय लगता है। तो 8 घंटे में भरने वाला टंकी कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। इसका कारण है कि इसके बीच में एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट काम कर रहा है, डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को ध्यान रखिएगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट यानी जो काम को रोकने में, जो काम को रोके, काम करने में जो बाधा उत्पन्न करे वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को
अपना काम करने में लगा समय, यह फॉर्मूला यूज करना है आपको। अपना काम करने में लगा समय मतलब उसका जो भी काम है उसी को अगर छोड़ दिया जाए तो कितना समय लगाएगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं AB बट्टा A माइनस बी। AB बट्टा A माइनस बी, डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय बराबर AB बट्टा A माइनस बी। जहाँ A के जगह नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम कितना लगता है 8 घंटा। B के जगह डिस्टर्ब होने के बाद क्या समय लगता है 10, और बट्टा में दोनों का अंतर, माइनस में मत लिखिएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा, तो 8 में से 10 घटाइए -2, 2 लिखिए आप, ठीक है। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 8 गुने 5 यानी कि 40। तो यहाँ जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है रिसाव, उसको पूरे टंकी को खाली करने में, चूंकि उसका काम ही खाली करना है, रिसाव है ना, तो पूरी टंकी को खाली करने में क्या समय लगेगा 40 घंटे का समय लगेगा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट को अपना काम करने में लगा समय बराबर AB बट्टा A माइनस बी, AB बट्टा A माइनस बी। बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कोई टंकी 8 घंटे में या बोले कि 9 घंटे में भर जाता है, डिस्टर्ब होने के कारण 10 घंटे में भरता है, तो छिद्र को टंकी को पूरा खाली करने में 9 गुने 10 बट्टा 1, बस 90 घंटा हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला है कोहरे में चलने वाली एक व्यक्ति को, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में, जब सेम डायरेक्शन होता है चाल घटता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, यह व्यक्ति का चाल है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देखता है। इसका मतलब है कि 100 मीटर की दूरी तक देखता है कितने मिनट में 4 मिनट में। मतलब उस गाड़ी को 4 मिनट तक जाते हुए देखता है, और कितनी दूरी तक देखता है 100 मीटर की दूरी तक। इसका मतलब यह हो गया कि 4 मिनट में ना वह जो गाड़ी है वह व्यक्ति से 100 मीटर अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि 4 मिनट तक वह देखता है और 100 मीटर की दूरी तक, मतलब 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी वह तय करता होगा। अब बनाएंगे कैसे देखिए, तो रेलगाड़ी का चाल नहीं पता है तो हम मान लिए x, व्यक्ति का चाल पता है कितना 3, दोनों को करेंगे माइनस क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है। रेलगाड़ी का चाल x, व्यक्ति का चाल दे रखा है 3, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसको हम मान लिए माइनस कर लिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे हम माने हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 बट्टा 18 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यह दिया गया है चाल आपका। तो रेलगाड़ी का भी चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिए, तो इसमें 5 बट्टा 18 से गुना करिएगा तो यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यह आपका चाल हो गया। अब चाल गुने आप करिए समय, समय कितना लगा है 4 मिनट यानी कि 4 गुना 60 सेकेंड। चाल गुने समय क्या हो जाएगा दूरी, और कितनी दूरी तक देखा है 100 मीटर की दूरी तक बराबर 100। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा। अब काटिए, अगर आप इसको काटिएगा, देखिए 5 चौके 20, 20 से काटेंगे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 तिरिक 18। देखिए 2 से इस दोनों में गुना होगा तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 6, 3 बट्टा में है तो 3 इस तरफ आ जाएगा। 2x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, -6 इधर आके 3 में ऐड होगा तो 9, x का मान बता दीजिए कितना हो जाएगा 9 बट्टा 2 हो जाएगा। x क्या माने थे रेलगाड़ी का चाल, किस फॉर्म में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा आपका 9 बट्टा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाता है तो राशि का मान क्या होगा। मतलब हमें बताना है कि वह मूलधन क्या होगा। तो आप देखिए 5 साल में इतना था, अच्छा 10 साल में 574 हो गया, तो अंतर कितने साल का आया 5 साल का। अब 5 साल में धनराशि में वृद्धि कितना का हुआ, तो 574 हो गया है धन, कितना से 574 हो गया आपका 457 से, तो वृद्धि कितना का हो गया धनराशि में, जितना का अंतर होगा। अंतर निकालिए, 14 में से 7 माइनस करिए 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, यानी कि 117 रुपया का वृद्धि होता है 5 साल में। 5 वर्ष में 457 था, 10 वर्ष में इतना हो गया, यानी 5 से 10 अंतर कितना साल का आया 5 साल का, और 5 साल में धन में अंतर कितना का आया 117। और जो भी धन में अंतर आएगा, धन में जो भी वृद्धि होता है वह तो ब्याज में ही हुआ होगा ना, चूंकि साधारण ब्याज का केस है। तो 117 रुपया ब्याज हो गया कितने साल का 5 साल का। यहाँ पे 5 साल का ब्याज पता चल गया, हम चाहे तो 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 साल का ब्याज इतना तो 1 साल का ब्याज इतना बट्टा 5। अब हमें बताना है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 457 कितने साल में हुआ है 5 साल में,
इसका मतलब कि जो 457 है ना, इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज भी होगा। तो इसमें से 5 साल का ब्याज हटा लीजिए, तो 5 साल का ब्याज कितना है, 117 है, हटा लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका, मूलधन निकल जाएगा। 457 में 5 साल का ब्याज है, तो 5 साल का ब्याज कितना निकाले, 117, हटा लीजिए, इसमें से मूलधन निकल जाएगा। तो माइनस करिएगा, 7 में से 7 माइनस करिएगा तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके अलावा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी 340 रुपये जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आप यहाँ से भी घटा सकते थे, मूलधन निकाल सकते थे। 574 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज 5 साल का ब्याज 117, तो 10 साल का 117 दूना 234, इसमें से 234 माइनस करिए, यहाँ से भी आपका मूलधन निकल जाएगा। 5 साल में 457 हुआ है, यानी कि मूलधन और ब्याज मिला के इतना हुआ है। इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज भी आपका शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित ब्याज के दर पर 2 वर्ष में, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, छूट गया है, लिख लीजिएगा। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, क्वेश्चन किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। 2 वर्ष में 10,000 रुपये निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 1164 हो जाती है। 2 साल में कितना हो गया, 1164। देखो रेट कैसे निकालते हैं, 11,664 हो गया। 2 साल में कितना से था या 10,000, तो 10,000 से इतना हो गया। क्या करना है आपको, देखो सिंपल तरीका क्या है, अगर क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया जाए तो आप लिखिए मिश्रधन बट्टा मूलधन, बड़ का वैल्यू ऊपर, छोट का वैल्यू नीचे, लिख भी सकते हैं ऐसे भी, मिश्रधन बट्टा मूलधन, मिश्रधन को ए से मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है, दूसरे वर्ष के अंत में यानी 2 साल में 11,664 रुपये हो जाता है, तो धनराशि इतना हो जाता है, मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन दे रखा है, अब आप इसको काट लीजिए, ठीक है, काट के वैल्यू को छोटा करिए, 8 से देखिए कटेगा। अगर हम 8 से इसको काटे तो 8 है कम 8 हो जाएगा 3, 8 चौके 32 हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, 8 अठे 64। 8 से काटेंगे 125 अठे 1000 होता है, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे 2 सते 14 और 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4 और 2 नमा 18, 729 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 625 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चला, अब इसके आगे नहीं कटेगा, और वहीं तक काटिए जब तक कि आप पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नहीं आ जाए, जब 2 वर्ष का मामला हो। अब आगे देखिए, तो 729 हो जाता है 625 से, गौर से समझिएगा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जा रहा है आपका 625 से ना 629 हो जाता है, छोटे फॉर्म में इसको लेकर के हम लोग आ गए। 629 से क्या हो जाता है 625 हो जाता है, कितने साल में, 2 साल में। तो 2 साल में इतना होता है, तो 1 साल में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल कर लीजिए, तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, और यह 729 है, ठीक है, क्या है 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस 2 साल में इतना हो जाता है, तो 1 साल में कितना इसका वर्गमूल, 3 साल में इतना हो जाता है, तो 1 साल में कितना इसका घनमूल करते, 4 साल में तो 2 बार वर्गमूल करते। तो अब हमें क्या पता लग गया है कि 1 साल में कितना हो जाता है, तो 25 से 27 हो जाता है, तो निकाल लीजिए रेट। अब रेट निकालना मुश्किल नहीं है, 25 से 27 हो जाता है, मतलब वृद्धि कितना का, 2 का, कितना पे, 25 पे, और परसेंटेज में रेट होता है तो 100 से आप गुना कर लीजिए, काटिए इसको, 25 चौके 100, यानी कि 4 दूना 8%, यही आपका रेट हो जाएगा, ठीक है। रेट आपका कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 1 साल में धनराशि 25 से कितना हो जाता है, 27। 2 साल में पता है, 1 साल में निकालना है, तो 1 साल में निकालना है तो हम वर्गमूल कर लेंगे कि 2 साल में इतना से इतना, तो 1 साल में 25 से 27। वैल्यू छोटे फॉर्म में लेके आएंगे तभी वर्गमूल निकालना हमारे लिए आसान होगा। आगे चलिए अगला, किसी आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है और लंबाई चौड़ाई में 3:4 का मान अनुपात है, तो AO का मान, तो हम A से लेकर के D तक यानी विकर्ण निकाल लेंगे, तो A से लेकर के O तक का माप निकल जाएगा। अब विकर्ण बराबर देखिए, पूरा विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। सबसे पहले देखिए लंबाई चौड़ाई में 3:4 का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई में 3:4 का अनुपात, लगा देते हम दोनों में x, इससे तो मान में कोई अंतर आना नहीं है, चलिए लगा दीजिए दोनों में x। अब आगे क्या बोला है, क्षेत्रफल 108, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालिए, 3 चौके 12x स्क्वायर, जबकि क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 12x स्क्वायर। अब काटिए इसको, 12 से 12 नमा 108 हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 9, तो x का मान कितना, 3। अब x का वैल्यू आपका 3 आ गया, तो यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, 3 3 9,
चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12। जब x का वैल्यू 3 है तो 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 3 12। अब हमें क्या बताना है AO का माप, तो पहले पूरे विकर्ण का माप निकालते हैं। तो विकर्ण कितना होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई 9 है तो 9 का स्क्वायर, चौड़ाई 12 है तो 12 का स्क्वायर रूट अंडर, इससे आयत का विकर्ण निकल जाएगा कोई भी विकर्ण। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना 15। तो विकर्ण यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब विकर्ण पता हो गया है, हमें बताना है AO का मान यानी विकर्ण के आधे का माप। तो विकर्ण 15 है तो विकर्ण के आधे का माप कितना हो जाएगा 7.5 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 7.5 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमने पहले भी इस बात को कहा है। तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।